पुलिस पुलिस। सर ये रहा बैग, चेक करो। सर ये तो बच्चे हैं। शायद कुछ ऐसा मिले जिससे बच्ची की शिनाख्त हो सके। तुमने बैग के आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सर शिनाख्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर बच्ची को बैग में बंद करके फेंकने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो कई हो सकती है सिरोही। ये बैग तो एकदम खाली है, लेकिन इस पर एक नाम लिखा है, डिंपल तलवार, और पता झज्जर का है। अपने कांस्टेबल को कहो कि बच्ची की फोटो लेकर आसपास के एरिया में पूछताछ करे, शायद कोई इसे जानता हो। और ये भी पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। तब तक इस बैग पे लिखे पते पर दस्तक देते हैं। यस सर। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची डिंपल के बैग में क्या कर रही थी? इस बच्ची का डिंपल से क्या रिश्ता है? और इस छोटी सी मासूम बच्ची को किसने मरने के लिए बैग में छोड़ दिया? क्या ये सब डिंपल का किया धरा है? अचानक कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस तहकीकात में जुट गई। जी नहीं जी, ये तो यहाँ की ना लागे है। नहीं साहब, इस बच्चे को तो कभी नहीं देखा मैंने। ये डिंपल तलवार का घर कहाँ? सर आगे है। चलो। डिंपल तलवार यहीं रहती है? ना जी, हमारी कोई बात ना हुई सर। प्रैक्टिस में होगी बात, आज फोन करेगी। आप डिंपल की बहन हैं? हाँ जी सर, मेरे पापा जी उसके मामा हैं। आपकी भी उससे कोई बात नहीं है? नहीं सर, हमारी तो कोई बात नहीं। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। पर बात क्या से? अब ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? अच्छा डिंपल पंचकुला कैसे गई थी? पर टैक्सी से गई थी, स्टैंड से बुलाई थी टैक्सी। सिरोही, इनसे डिंपल का नंबर लेके तुम भी ट्राई करो और एथलेटिक एकेडमी में फोन करके पूछो कि डिंपल वहां पहुंची या नहीं। नंबर बताइए। और सिंह, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर को थाने लेकर आओ। ओके सर। साहब आपकी बातों से मेरा जी घबरा रहा है। क्या बात है? आप कौन? मैं मासी 15 सालों से इस घर में रह रही हूँ। डिंपल हमारे हाथों पली है। ये बैग को पहचानते हैं आप लोग? ये तो डिंपल का है, अपने साथ ले गई थी। कहाँ मिला? अहरी गांव के कूड़ेदान से। वह तो पंचकुला से बिल्कुल अलग है। जी। और इस बैग में डिंपल का सामान नहीं, बल्कि 1.5 साल की लड़की थी जिसे मरने के लिए फेंक दिया गया था। मगर वो जिंदा है। इस बच्ची को पहचानते हैं आप लोग? ना। अच्छा, डिंपल शादीशुदा थी या किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर? ना जी ना, वो तो अभी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र से है उसकी। जी क्या बोल रहे हो साहब? हमारी लाडो कोई ऐसी वैसी लड़की ना है। सर हमारी जीजी का गोल सेट है, लड़कों वड़कों में इसका कोई ध्यान ना से। 205, 206, 207, 208, 209, 210। क्या हुआ तन्ने? के ताड़ रहे से? छोरी कभी देखी ना से क्या? अरे लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन थारे जैसी लड़की पहली बार देखी है जो इतना अच्छा रस्सा टापती है। तू बड़ी मस्त है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बापू ने अभी नई नई मोटरसाइकिल खरीद के दी है, थारे को दिल्ली घुमा के लाऊंगा। चल गर्लफ्रेंड तो मैं थारी बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त से मारी। अरे बोलना, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मेरी तरिया 100 रस्सा टाप के दिखा लगातार। बोल मंजूर है? मंजूर है। क्या हुआ? मन ने कैंट कह रहा था, खुद का डेंट हो गया। चल निकल यहाँ से, चल बहुत देखे तेरे जैसे। जा चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। सर हमारी जीजी का ध्यान एकदम से ठीक है, अपना ध्यान भटकने ना देवे से। सर अकेडमी के मैनेजर से मेरी बात हो गई है और उनका कहना है कि डिंपल तो अकेडमी आई ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिंपल का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो और ये बच्ची उसी की हो। क्या बात कर रहे हो? अगर वो पेट से होती तो सबको पता लगता। हमारी चोरी ऐसी ना थी। डिंपल के बैग से हमें एक बच्ची मिली है और डिंपल अब भी गायब है, तो हम सवाल तो करेंगे ही ना। और हमें ये भी शक है कि कहीं डिंपल ने तो उस बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की। जिस चोरी को हम जानते नहीं है, उसको भला वो क्यों मारेगी? अच्छा ये बताइए कि डिंपल के माँ बाप कहाँ हैं? डिंपल के सब कुछ हम ही है, बचपन से उसे हमने पाला।
अच्छा, इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहते हैं? मेरे मम्मी पापा रहते हैं, रविंदर और पद्मा भैया आज सुबह गुड़गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। आप लोगों को शक है किसी पे? नहीं सर जी। अगर डिम्पल का फोन आता है या कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है, हमें फौरन इत्तला कीजिए। और आपके मम्मी पापा जैसे ही घर आ जाए उनको थाने भेज देना। सिरोही, मुझे लगता है कि डिम्पल के बारे में इसके घर वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। खैर, डिम्पल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। महाराष्ट्र बोर्ड ठीक है सर। हमारे कांस्टेबल ने हरी में सभी लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई भी उस बच्चे को नहीं पहचानता। ठीक है, कांस्टेबल सिंह से कहो कि झज्जर में भी डिम्पल और बच्ची की फोटो दिखाकर पूछताछ करें, शायद कुछ हाथ लगे। ओके सर। रुको, क्या हुआ सिंह? सर, जिस टैक्सी में डिम्पल पंचकुला के लिए निकली थी उसका गाड़ी नंबर ये सर। उस गाड़ी से ड्राइवर अभी तक गायब है और उसका मोबाइल नंबर भी ऑफ है। सिरोही, ड्राइवर का इस तरह गायब होना और उसका फोन स्विच ऑफ होना किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है। इसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, जैसे ही ऑन होगा इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। खैर, वो हॉस्पिटल से बच्ची की कोई खबर? हाँ सर, डॉक्टर से बात हो गई है, बच्ची खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है। और हाँ सर, ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे को काफी समय से अफीम के डोज दिए जा रहे थे। अफीम? कोई फिजिकल अब्यूज? नहीं सर। ये तो होना ही था। इतनी आजादी चोरों को ना मिले है, उतनी आजादी तूने अपने नातन को दे रखी है अम्मा। उस छोरी ने अपना मुंह तो काला कर दिया, लेकिन हम सबके मुंह पर काली पोत कर वो छोरी के गायब हुए पता ना से। अरे पद्मा, धीरे बोल, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाओगी कि? मैं पिटूसू? ढिंडोरा तेरी लाडली भांजी पीट चुकी है। उसके बैग में मिला है बच्चा। वो अब तक पंचकुला ना पहुंची है। पुलिस वालों ने तो पूरे गांव में पूछताछ कर ली होगी उस छोरी की। चुप हो जा पद्मा, हमारी डिम्पल ऐसी ना से तू उससे नफरत करे तभी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़े। हे अम्मा, तेरी लाडली भाग चुकी से। अब तो मान जा अम्मा, तूने उस छोरी को सही ढंग से ना पाला से। तेरी वाली तो मौका देकर चौका मार गई, लेकिन मेरी वाली आज भी घर में गाय बनी बेटी से। ऐसे पाला जाता है छोरियों को। हेलो, हाँ सुन, अभी बात ना कर सकती हूँ, सब घर पे हैं और अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। अब तक डिम्पल का एक बेबाक और सीधा किरदार पुलिस के सामने आया था। डिम्पल ना तो गलत बोलती थी और ना ही उसे गलत सुनने और देखने की आदत थी। तो फिर आखिर ऐसी लड़की के साथ क्या हुआ? जो लड़की अपने करियर को लेकर इतनी संजीदा थी, वो अचानक कहां गायब हो गई? उस बच्ची के साथ भी डिम्पल का रिश्ता अभी साफ नहीं हो पाया था। पुलिस हर सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। साहब, हमारी माँ ने आपको डिम्पल के बाप और भाई के बारे में इसलिए ना बताया क्योंकि हमारे जीजा को डिम्पल तो कभी चाहिए ही ना थी, बल्कि हमारी बहन की मौत के बाद तो उसने डिम्पल को कति मरने के लिए छोड़ रखा था। इसलिए 15 साल पहले ही हमारी माँ डिम्पल को उसके बाप के घर से जबरदस्ती उठा के ले आई थी। चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल। अरे सनी, ये क्या कर रहा है? हट। डिम्पल, हाँ हाँ मेरा बच्चा, छोरी है तेरी। चोरी ना बो जाइए। अरे खिलौना समझ के खेल रहा है तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो काम आ रही है, वरना क्या करूंगा इसका? क्या बोल रहा है तू? है मेरी छोरी की छोरी है, नानी हूँ इसकी, तेरे लिए बोझ है? ठीक है, मैं इसको ले जा रही हूँ। रविंदर, ले पकड़ इसको। पर अम्मा, इसको अभी? अरे तू मामा है, समझा कि नहीं? ये ले सनी, तेरे लिए लाई थी गिफ्ट, लेके चल चल। के बताए साहब, खुर्रात छोरी है वो, चीटी की तरह भागे है और चीटी की तरह लड़े भी है वो। अब आप ही बताइए, ऐसी छोरी को अपनी घर की बहू बनाएगा कौन? सबकी बात तो छोड़ो साहब, उसका अपना सगा भाई भी उसे धमका कर गया था। उसे भी ना पसंद था उसका इधर उधर भागना। कहाँ जा रही है? प्रैक्टिस करने। ए रुक, बहुत हुआ तेरा खेल कूद। अब गांव की बाकी छोरी तरह चूल्हा चौका कर।
ये खेल कूद तेरे खसम का पेट न भरेगा। बड़ी चिंता हो रखी है थाने हमारे खसम के पेट किया। आज तक तो भाई का कोई फर्ज निभाया नहीं है थाने। चल मैं तो जा रही हूँ। ये मैं नहीं, बाबा की फिक्र है। अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। जाके कह दे अपने बापू से तेरी शादी की फिक्र करे। मैं तो दौड़ूंगी, चैंपियनशिप भी जीतूंगी। मुझसे पंगा ना ले, समझी? ये छोटे कपड़े पहन के ना गांव के छोरों के सामने घूमेगी ना तो अच्छी लड़कियों लक्षण ना है। और इस बार तू ना मानी तो इस बार कुछ बड़ा ही होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? चल आज तो मैं भी देख लूं। आज तो फैसला होके रहेगा। रोक सके तो रोक ले मने। मैं तो जा रही हूँ। डिंपल, इस बार देखता तू कैसे दौड़ती है। तुझे तो ना छोड़ूंगा। सिरोही, रविंदर और पद्मा की बातों से तो ऐसा लगता है कि विजेंद्र और सनी ने डिंपल को एकेडमी जाने से रोकने के लिए या तो उसे किडनैप किया है या फिर उसे। डिंपल की कॉल ट्रेस हो गई। 14 मार्च को 3 बजे उसका फोन अहरी में था, लेकिन उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। सर इसका मतलब तो ये है कि डिंपल पंचकुला जा ही नहीं रही थी। या कोई जबरदस्ती उसे अहरी ले गया। उस टैक्सी ड्राइवर का कुछ पता चला? सर उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। डिंपल का अहरी जाना और उसके बैग में वो बच्ची का मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिंपल पकड़े जाने की वजह से छुप रही है या उसकी जान को कोई खतरा है? दोनों ही हाल में इन दोनों का रिश्ता सवालिया निशान है। ऐसा क्या राज हो सकता है जो कोई इस बच्ची की जान लेने की कोशिश कर रहा है? ये बच्ची आपकी बेटी डिंपल के बैग में बंद करके फेंकी हुई मिली है। ना जी, मैं ना जानूं इस बच्ची को। विजेंद्र जी, हमने तो सुना है कि आपको आपकी बेटी डिंपल पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने डिंपल को उसकी नानी के यहाँ पलने दिया। जी वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी नानी ले गई उसे। और जब वो अपने हुनर में अच्छा करने लगी तो आपने उसे गायब करा दिया ताकि वो आपकी लायक बेटी ना कहलाए। वैसे भी आपका बेटा सनी तो कुछ खास कर नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो फक्र है कि मैं डिंपल का बापू हूं। पूरे झज्जर में जब धूमें मचती हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। ये देखो जी, अखबार में जब भी फोटो छपती है तो एक एक फोटो की कटिंग को फ्रेम बना के ऐसे दीवार में टांग देता हूं जी। सर मेडल फ्रेम करके लगा रखे बापू ने उसके। एक बेटे के लिए तो ये परेशानी की बात होगी ना। पहले तो बेटी को पूछते नहीं थे, आज जब गांव के लोग बोलते हैं कि डिंपल के बापू जा रहे हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है उनकी। मेरे को डर था कि बेटी के प्यार में अंधे ना हो जाए और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी ना कर दे। तो इसलिए पहले तूने उसे धमकी दी और मौका पाकर गायब कर दिया। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। अच्छा, इस बच्ची को पहचानता है? ये कौन है? चिंता मत कर, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तुझे जरूर बताऊंगा। चलो। दूर तक जितनी भी खुली हुई जगह आपको नजर आ रही है ना, ये टोटल हमारी है। और ये जितने झाड़ झंकार है ना, ये सब कट जाएंगे। जी। स्माइल कैसी आ रही है? हाँ सर कुछ। आइए साहब, देखिए क्या है वहां पे। सिरोही, खोलो। सर कहीं ये डिंपल की लाश तो नहीं? लाश तो काफी बुरी तरह से सड़ चुकी है, शनाख्त करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। आसपास अच्छे से सर्च करो। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। पहले बच्ची बैग में मिली और फिर अब तक बैग में मिली बच्ची का रहस्य और गुमशुदा डिंपल की खोज में निकली पुलिस टीम को डिंपल की मिली लाश ने हैरान कर दिया। उसकी लाश ने इस केस में कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। शक की सुई डिंपल के भाई पर थी, लेकिन पुलिस को अब भी किसी पुख्ता सबूत की तलाश थी। आखिर क्या रिश्ता था डिंपल का उस बच्ची से और किसने डिंपल को इतनी बेरहमी से मारकर उसके ही बैग में डालकर फेंक दिया था। डिंपल और इस बच्ची की डीएनए जांच कराओ। पता करो कि ये बच्ची डिंपल की बेटी है या नहीं। और डिंपल की पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। ऐसा कौन है जो दोनों की जान का दुश्मन है? और हाँ, पता करो कि 14 मार्च को डिंपल के परिवार में से कौन कहां पर था और इनके पड़ोसियों से भी वेरीफाई करो। यस सर। सर डिंपल का मोबाइल टैक्सी स्टैंड से हरी रोड पे जाके स्विच ऑफ हो गया था और उस टैक्सी ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची टैक्सी ड्राइवर की हो?
और लूटपाट के चक्कर में तीनों को मार दिया गया हो। मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है, लेकिन कानून के दाव पेच में मुजरिम के हाथ में बस दो ही चीजें लगती हैं, हार और हथकड़ी। सर, टैक्सी ड्राइवर का फोन ट्रेस हो गया है। उसका प्रेजेंट लोकेशन सरोला गांव की है। सिरोही, उठाओ उसे। यस सर। अरे भाई साहब, ये जो आपके गांव में कैब ड्राइवर रहता है वो कौन है? सारे पाप आज ही धोएगा क्या? लेके चलो इसे। सर क्या मैंने क्या किया? मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। ना तो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और ना ही मैंने उस लड़की को मारा साहब। मत मारो साहब। तूने पंचकुला के लिए सवारी ली थी, लेकिन तू उसे कहीं और लेके गया। क्यों? साहब, उस लड़की ने पंचकुला के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन हाईवे आने पर उसने पंचकुला की जगह गाड़ी दूसरी तरफ मोड़वा दी। फिर अहेरी आई और आगे का रास्ता खराब होने के कारण वो टैक्सी से उतर गई और ऑटो में बैठ के निकल गई। तेरी बात पे भरोसा कैसे करूं? अगर तूने डिंपल को हरी में छोड़ा था तो अपने गांव में जाकर मोबाइल बंद करके छुप के क्यों बैठा था? नहीं साहब, मैं छुप के नहीं बैठा था। अहरी के पास ही मेरा गांव था, तो मेरे मन में लालच आ गई कि मैं कुछ दिन गांव में रुक जाऊं। इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि ग्राहक भी बार बार परेशान करते हैं तो उन्हें मना करना पड़ता है। जैक, तू ये बता, अगर डिंपल को तूने एरी में छोड़ा था तो वहां उसकी फोटो दिखाने पर किसी ने उसको पहचाना क्यों नहीं? हाँ, वो इसलिए साहब कि वो ऑटो में बैठने से पहले उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। चेहरा ढक रखा था? क्यों? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की बहुत जल्दी में थी। भैया भैया तेज चलाइए ना, थोड़ा सा तेज चला दीजिए। देखो मैंने देरी हो रही है। मैडम, इससे ज्यादा तेज नहीं चला पाऊंगा। गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है। सवारी को सही सलामत पहुंचाना भी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। आप उसकी इसी हल्ली की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा साहब। बच्ची थी क्या उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी। इस बच्ची को मैं नहीं जानता। रिक्शे वाले की शक्ल याद है? हाँ साहब, याद है। सिरोही, इस रिक्शे वाले का स्केच बनवाकर अहरी जाकर उससे पता करो कि उसने डिंपल को कहां छोड़ा था और वो किसका पीछा कर रही थी। यस सर। आप इंस्पेक्टर चौधरी जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, बच्ची स्टेबल है और अगली पूछताछ के लिए वो उनसे मिल सकते हैं। सिंह, ये हमारी डिंपल की छोरी ना सर, कोई गलत फहमी हुई है। ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी लाडो जैसी लागे है। जब लाडो छोटी थी बिल्कुल ऐसे ही लगी थी। वही गोल गोल गाल, वही चुलबुली आंखें। ये मेरी लाडो ही है। ना ना, ये छोरी हमारी डिंपल की छोरी ना सर। हमारी डिंपल तो चली गई। दरोगा साहब, हमारी डिंपल को कौन मार रहा है उसको पकड़ के लाओ। हमारी डिंपल। सिंह जी, डिंपल और बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा के रिपोर्ट मैच करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। सर, वो छोरी स्कूटर वाले का पीछा करते हुए यहीं तक आई थी। आगे रास्ता बंद है तो वो अपना सामान उतारी, अब पता नहीं किधर चली गई।
इसी जगह तो हमें डिम्पल की लाश मिली थी, और इतने जंगल में तूने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। अरे साहब, रास्ता बंद है, वो अपना सामान उतारी और पता नहीं किधर चली गई। स्कूटर वाला जो बंदा था वो कहाँ से आया था? वो बादल के घर से आया था साहब। चल। ये बादल कौन है? लोफर आदमी है साहब, यहाँ अपनी माँ के साथ रहता है, गांव में गुंडागर्दी करते रहता है। तुझे पूरा यकीन है कि वो स्कूटर वाला आदमी बादल नहीं था? बिल्कुल साहब, वो बादल नहीं था, उसकी कदकाठी बादल से बिल्कुल अलग थी। आपको बताया ना साहब, उसने अपना चेहरा गमछे से ढका था। आखिर बादल ऐसा क्यों करेगा? सर, डिम्पल के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 14 मार्च को अहरी में कोई नहीं था सिवाय एक के। वो कौन? सनी। उसका और डिम्पल का मोबाइल अहरी में लगभग सेम टाइम पर एक्टिव था। इसका मतलब सनी जरूर कुछ छुपा रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। हो सकता है कि सनी ही वो शख्स है जिसका पीछा डिम्पल कर रही थी, लेकिन क्यों? सर, हम यहीं पे रुके थे जब वो आदमी बादल के घर में गया। अच्छा, उस स्कूटर का मॉडल क्या था? मतलब कौन सी कंपनी का था? रंग वगैरह कुछ याद है? पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। अब बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं है साहब। अच्छा, वो आदमी कितनी देर में घर से वापस आया? यही 5 से 7 मिनट में वापस आ गया, लेकिन बहुत हड़बड़ी में था साहब। मैडम बोली पीछा करो, तो मैं पीछा करने लगा। कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो एनिमल फाउंडर का बिजनेस है सर। पेमेंट लेने देने के लिए हर एक दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता था। वो तो अचानक की बात है कि डिम्पल 14 मार्च को वहीं पर थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मन ने ना पता वो क्या करने वहां पे गई थी। अगर वो तेरा पीछा नहीं कर रही थी तो वहां और किसको जानती है वो? बादल, वो आ रही का रहने वाला और झज्जर बहुत आता जाता था, और वो डिम्पल को अच्छे से जानता था साहब। और कुछ दिन पहले की बात है। जीजी, हम कंपटीशन तो देखा है, पर अगर मम्मी हमारे घर पहुंचने से पहले रोहतक से वापस आ गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा दीदी। तू चिंता ना कर, मम्मी ने मैं समझा दूंगी। कैसा भाई है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और तू बुज़दिलों की तरह देखता रहा। इस सरिता को थाने लेके आओ। इसने भी बादल के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है इस फैमिली के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को परफेक्ट करना ही पड़ेगा। यस सर। बादल घर पे है? वो तो घर ना है, पर क्यों हुआ ठनगा साहब? पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। अरे साहब, क्या बात है? अरे साहब, बादल कहाँ गए और घर कब तक आएगा? वो तो कब आवे है कब जावे है, मैंने तो कुछ पता ही नहीं है। पर बात क्या है? इन्हें पहचानती हैं आप? या गांव में कभी देखा हो आपने इन्हें? जी ना जी, मैंने तो ना देखा है। हमें बादल की फोटो और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। जी वो तो लेकर आइए। ये लो जी। सर, यहाँ आइए। क्या हुआ? सर, अफीम। और सर ये देखिए, बच्ची के कपड़े। लेके चलो इसे। साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। साहब मैं बताती हूँ, 14 मार्च जब छोरी गायब हो गई तब तक तो हमारे साथ ही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मन लगे कि आप मैंने जेल में बंद कर देंगे। वो तो हम आपको अब भी डालेंगे। सीधे सीधे बताओ, बच्चे के साथ में रिश्ता क्या है और अफीम क्यों देते थे? बोलती उसे पूरा वक्त सोने के लिए, ताकि आजू बाजू में कोई उसको आवाज ना सुने। ये बच्ची किसकी है और इसे यहाँ पर कौन लेकर आया था? बोलती हमारा छोरा बादल, वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। उसके 4 दिन बाद कोई उसे उठा के ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मैंने भी वो मारने लगा। साहब
सर, बादल ने हमारे साथ जो उस दिन हरकत की थी उसके बारे में सिर्फ डिम्पल दीदी को पता था। अगर मम्मी को ये पता चल जाता तो मुझे जो छूट मिली है वो भी खत्म हो जाती। बस इसलिए मैंने आपको कुछ ना बताया। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा और डिम्पल का साथ में होना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि मम्मी डिम्पल दीदी को पसंद ना करती थी। मम्मी तो हमेशा इस होड़ में रहती है कि कब दादी को दिखा सके कि डिम्पल दीदी को इतनी आज़ादी देके दादी ने सही ना किया सर, और इसी वजह से हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं। मम्मी को डर था कि अगर मैं डिम्पल जीजी के साथ ज्यादा रहूंगी तो मैं भी बिगड़ जाऊंगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि डिम्पल तुम्हें बिगाड़ रही है? नहीं सर, डिम्पल जीजी तो हमारे से बहुत प्यार करती थी। डिम्पल के मर्डर को लेकर तुम्हें घर पर किसी पे शक है? नहीं सर। अरे बच्ची, अरे बच्ची कहाँ गई? सर हमें बादल के घर से बच्ची के कपड़े और अफीम बरामद हुई है, और जो बच्ची हमें मिली थी वो बादल के घर पर ही थी। बादल की माँ का कहना है कि बादल ही उस बच्चे को घर पर लेकर आया था। मेरा छोरा बादल वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। लेकिन सर 14 मार्च को बादल के घर पर उसकी माँ से मारपीट करके कोई बच्ची को वहां से ले गया, और उसी 14 को डिम्पल भी बादल के घर पर गई थी और वहां से किसी का पीछा करते हुए मर्डर स्पॉट तक पहुंच गई थी। सर लेकिन बादल अब भी गायब है, लेकिन हमने आसपास के गांव में सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डिम्पल की मौत 14 मार्च को शाम 5 से 6 बजे के बीच पीठ और पेट में किसी धारदार हथियार के वार करने की वजह से, और डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से भी डिम्पल और इस बच्ची में कोई रिलेशन नहीं। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर दोनों एक साथ कैसे थी? सिरोही इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है, और साथ में इस बादल को भी। हमें जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। एक मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर सिरोही। क्या? सर मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी, वापस आने के बाद देखा तो बस। सर मैं बाहर से रूम में आई तो बच्ची आराम से सो रही थी। मैं उसकी दवाइयाँ चेक करने लगी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं डिस्पेंसरी गई और आके देखा तो बच्ची गायब थी। इसका मतलब है कोई लगातार बच्ची पे नजर बनाए हुआ था। तो बड़ी अजीब बात है, डिम्पल की लाश मिलते ही बच्ची गायब हो गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन सर कोई 1.5 साल की बच्ची क्यों मारना चाहेगा? यही पहेली तो हमें सुलझानी है। डिम्पल और सनी दोनों के घर को छान मारो। डिम्पल के बैग का सामान कहीं तो मिलेगा, और जहां ये सामान मिलेगा स्कूटर भी वहीं होगा। हमें जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढना होगा, बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। हर चेक पोस्ट पे चेक करवाओ कि कोई बच्ची को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सब जगह उसके पोस्टर लगवा दो। न्यूज़पेपर में भी मिसिंग चाइल्ड का नोटिस दे दो। 14 मार्च को लेकर अभी कुछ ही बातें पुलिस के सामने आई थी कि अचानक इस बच्ची के गायब हो जाने से इस केस में सनसनी फैल गई। पुलिस अब बादल और इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढ रही थी जो कि डिम्पल के मर्डर में उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट थे। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया था कि ये डिम्पल की बच्ची नहीं थी। तो फिर डिम्पल का इस बच्ची से क्या लेना देना था, और ये किसकी बच्ची थी? क्या डिम्पल की मौत किसी भी तरह से इस बच्ची से जुड़ी हुई थी? डिम्पल का कातिल पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर था। इस केस में आने वाला हर मोड़ इस केस की पेचीदगी को और बढ़ा रहा था। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या बच्ची? क्या कर रहे हो साहब? हम कोई मुजरिम थोड़े ना जो हमारे घर की तलाशी ले रहे हो साहब। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, बात। सिंह, तलाशी लो। सर ये मोबाइल मिला। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। वो फोन इस साल दीदी ने मुझे हमारे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता तो वो अलाउ नहीं करती। तुम्हारे फोन पर किसी इदरीस नाम के लड़के के बहुत कॉल्स हैं। क्या माजरा है ये? 2 महीने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने मुझे। हमारी चैट होनी शुरू हुई, उसके बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। सरिता, यू क्या कर रही है तू? यो सब करने के लिए तूने फोन दिया था क्या? क्या बकवास करियो आप? प्यार करो मैं इदरीस से। प्यार करती है? हाँ, और तू आज के बाद सरिता के तो क्या इस मोहल्ले के आसपास भी बन रहा है ना तो तेरी टांगे काट के तक तेरे घर भिजवा दूंगी। हाँ चल निकल। और तू
मामी का कहा सच करवाएगी और मेरी नाक कटवा देगी। उस दिन के बाद मैं कभी इद्रीस को नहीं मिली। दीदी ने अकेडमी जाने से पहले मेरा फोन वापस दिया, यो कहकर कि वो मुझे रोज फोन करेंगी। दीदी के जाने के बाद मैंने फिर से इद्रीस को कॉल किया, बात करने की कोशिश की, पर कभी बात नहीं हुई। कहाँ मिलेगा ये इद्रीस? सर मुझे नहीं पता है। गांव में हमारे जो टेलर मास्टर है उनका भांजा है, कभी कभी दिल्ली से आता है। इसकी फोटो है फ्रेंड्स बुक पे? नहीं सर, उसने दिल्ली गेट की फोटो लगाई है। उठवा के लाओ इस मामा के भांजे को। हाँ बोल साहब जी, बादल बड़े मैदान पर छाया हुआ है। रे अकेले अकेले ही खाएगा क्या? रुक रुक। साहब बताओ, बच्ची से तेरा क्या रिश्ता है? बोल। साहब मैं उस चोरी का बाप हूँ। साहब ये बात मैं किसी को बताना ना चाहता था। क्यों? बोल, बच्ची कहाँ है? तूने पहले बच्ची को अपने घर पे छुपा के रखा, उसे अफीम खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे डिंपल के बैग में डालकर जंगल में फेंक दिया। क्यों मारा डिंपल को? और बच्ची कहाँ है? साहब मैंने डिंपल को ना मारा है और मैंने ना पता है वो बच्ची कहाँ है। उस बच्ची की माँ कौन है? बोल। बताता हूँ साहब। मैंने छोड़ा था। मैं बताती हूँ। 3 साल पहले हमारा चक्कर चल रहा था बादल के साथ। ये बात हमारे घर में किसी को पता ना थी। हमारा बिल्कुल मन ना था रविंदर के साथ रहने का। मैं किसी तरह रविंदर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारा ऊपर कोई दोष ना लगा, इसलिए रविंदर में खोट है कहकर मैंने उसे छोड़कर बादल के पास चली गई। रोहतक 4 महीने बादल ने मैंने बहुत अच्छे से रखा था। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर, और जब मैंने बच्ची हुई तो बादल ने मैंने घर से बाहर निकाल दिया और उस बच्ची को छीन लिया मुझसे, ये कहकर कि वो बच्ची उसके कमाई का जरिया बनेगी। अब क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच बता दे कि बच्ची कहाँ है? मैं सच कह रही हूं। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे रविंदर के पास चली गई। क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच बता दे कि बच्ची कहाँ है? मैं सच कह रही हूं। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे रविंदर के पास चली गई, ये झूठ बोल के कि मैं उसके और सरिता के बगैर रह ना सकूं। उसने भी मुझे चुपचाप अपना लिया। उस दिन से आज तक मैं ना बादल से मिली और ना ही अपने बच्ची से। ये तो वही स्कूटर है जैसा रिक्शे वाले ने बताया था। ये देखिए इसमें निशान भी है। पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। इसका स्कूटर है ये? शादी में ससुराल वालों ने दिया था, कई सालों का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहीं पड़ा रहता है। ले चलो सर। ओके सर। सर, बादल के 1.5 साल से आज तक के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? सर पद्मा सही कह रही थी, बादल और उसके बीच में 1.5 साल से फोन पर कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन एक नंबर है सर जिस पर हर महीने 2 से 3 कॉल लगातार होते रहे। किसका नंबर है? रविंदर दहिया का। सर इद्रिस को हमने पकड़ लिया। बोल, तो भाग क्यों रहा था? सब मैं डर गया था, मैंने उसने सुना था सरिता के बाप को बात करते हुए। अच्छी सी फिटिंग कर दियो, परसों लेने आऊंगा मैं। अरे तन्ने बोलिया ना सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिली हो ठीक 3 बजे। ना गांव के पास ना। सरिता ने तन्ने पहचान लिया तो गेम उल्टी पड़ जाओगी। चल अभी रख रहा हूं। मुझे लगा सरिता का बाप उसे कहीं बेचने जा रहा है, इसलिए मैं जाकर डिंपल सरिता की जो बड़ी बहन है मैंने उसको सारी बातें बता दी सर। अच्छा किया जो तूने मैंने बता दिया। मामा इतना गिर सकता है, तू फिक्र ना कर। कल मैं पंचकुला जा रही हूँ ना, इसी बहाने निकल कर मामा का पीछा कर लूंगी।
बता, तू सरिता के साथ क्या करने वाला था? सब मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो हर महीने की 10 से 14 तारीख के बीच में तेरे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए क्यों निकल जाते थे? और इन दिनों अपनी बीवी के पुराने आशिक के साथ फोन पर खूब बातें हो रही थी। और तेरे जीजा का पुराना खटारा स्कूटर 14 मार्च को वो बादल के घर के बाहर देखा गया, जिस पर तेरे फिंगरप्रिंट भी। फिर भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता दे, वरना ऐसा उगलवाऊंगा कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोल पाएगा। सब बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं अपने जीजा का वो पुराना स्कूटर उसके घर से चुपचाप लेके गया था, क्योंकि मैं जानता था सर कि वो उसका इस्तेमाल ना करते और उसके ना होने का उन्हें पता भी ना चलेगा, और ही मैं अपना कोई सबूत भी ना छोड़ना चाहता था। तो इसलिए मैं अपना मोबाइल भी अपने घर छोड़ के गया था सर। बादल को क्यों फोन करता था? 1.5 साल पहले बादल ने मुझे उसके और पद्मा के नाजायज संबंध के बारे में बताया, और उनसे पैदा हुई बेटी का वीडियो भी दिखाया था साहब। साहब उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो ये राज ना पूरे गांव के सामने खोल देगा। बस साहब वो घर परिवार की इज्जत बचाने की खातिर मैं चुपचाप उसे हर महीने पैसे देता था साहब। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीधा उसके घर चला गया तू? इस बार वो मेरी बेटी सरिता को अपनी अयाशी के लिए मांग रहा था साहब। सरिता लेके आऊंगा, कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो। साहब मैंने उसे गुड़गांव हाईवे पे इसलिए बुलवाया ताकि जब मैं उसके घर पहुंचूं तो बादल वहां ना मिले और उस फसाद की जड़ बच्ची को मार के वहीं किस्सा खत्म कर दूं। लेकिन बच्ची को गांव के कूड़ेदान में क्यों फेंका? मैंने सोचा था कि बच्ची ने देख के गांव वाले उसे पहचान लेंगे और उसको मारने के इल्जाम में बादल फंस जाऊंगा। सर बच्ची मिल गई है। आपने हॉस्पिटल से बच्ची को क्यों उठाया? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची में मने मारी डिम्पल दिखाई देती है। डिम्पल के चले जाने के बाद हमारा जीवन एकदम सूना हो गया था। मैंने सोचा इस बच्ची को पाल लेंगे तो हमारे जीवन का सूनापन भर जाएगा, इसीलिए मैंने बच्ची उठाई। कमो तू बड़ी भोली है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी डिम्पल ने इस बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब इस बच्ची को हम लोग गोद लेना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। डिम्पल के सपने हमेशा से ही बड़े थे, लेकिन उतनी ही छोटी थी रविंदर और बादल की सोच। बादल के लालच और रविंदर के गुस्से की वजह से आज डिम्पल इस दुनिया में नहीं है। एक होनहार खिलाड़ी का करियर और जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। पद्मा ने अगर सारा सच रविंदर को बता दिया होता तो बादल की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस मामले का फायदा उठाए। रविंदर ने अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। किस्मत से वो बच्ची जिंदा बच गई और उसी वजह से इस केस का सच सबके सामने आ पाया। मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना दिमाग इस्तेमाल कर ले, लेकिन देर सवेर जुर्म की गुत्थी खुल ही जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, जातियां, सभ्यताएं, लोग इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होता है। एक घर के लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती और हमें इस विविधता का स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे अपना नहीं पाते, जिसके कारण तनाव पैदा होता है जो जुर्म की नींव रखता है। अहमद, जो सब्जियां नहीं है ना वो बाजार से खरीद लाना। इसका अभी तक सूप खत्म नहीं हुआ है, तुम देख लो, ठीक है? अभी तक खत्म नहीं किया, फटाफट से खत्म करो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं पीना है बाबू? अब मुझे बताओ कि आज स्कूल में क्या सिखाया मेरे बच्चे को? मैथ्स सिखाया। ये खत्म करो तब मामा तुम्हें क्या देगी? वीडियो गेम। निंजा वाला? हाँ वही वाला। खा लो खा लो खा लो। नहीं, पहला बोला निंजा वाला। हाँ निंजा वाला।
जग्गू कहाँ है? सब जग्गू घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, इस बार पक्की इंफॉर्मेशन मिली कोई यहीं पर है। हटो। सब मेरी बात, सब अंदर देखो जरा। चल चल बुलाते हैं, पकड़। कहाँ था साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो फटाक से हाथ में पकड़ो और खत्म करो। मामा तुम्हें नींद जो। ये लो खत्म करो। डॉक्टर साहब कैसी है? चोट ज्यादा गिरी नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मुस्कान, तुम चाहो तो जग्गू की वाइफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकती हो, ताकि वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। नहीं साहब, मुझे कोई कंप्लेंट ही लिखा नहीं। मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। लेकिन ये जग्गू की वाइफ को कैसे पता चला कि तुम एक पुलिस इन्फॉर्मर हो? अरे पैर फट जाएगा इसका। ऐसे थोड़ी चलाते हैं, अब प्यार से चलाते हैं, आराम से ऐसे 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 ऐसे। मैंने बहुत रोका पर मैं पुलिस की इन्फॉर्मर हूँ। ये जग्गू के परिवार को आपने बताया ना। इन्फॉर्मर्स यानी कि खबरी पुलिस डिपार्टमेंट का एक अनऑफिशियल हिस्सा होते हैं। ये तहकीकात में पुलिस डिपार्टमेंट की मजबूती से मदद करते हैं। और इसी तरह की एक खबरी है मुस्कान। जाहिर है कि खबरी होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक खबरी और इन्फॉर्मर होने के साथ साथ मुस्कान एक माँ भी है जो अपने बच्चे को अकेले पाल रही है। जहां एक तरफ उसे छोटे मोटे क्रिमिनल से खतरा रहता था, वहीं उसे जूझना पड़ रहा था अपने ससुर से, जो अपने पोते को अपने पास ले जाने के लिए माँ बेटे को अलग करना चाहता था। तो क्या इसी वजह से मुस्कान को अपने बेटे को लेकर डर रहता था, या फिर कोई और भी वजह थी इस डर की? अहमद, सुंदर आया क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं आया वो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। सुंदर कहाँ चला गया? दादा, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? नहीं मैडम, इतने सारे बच्चों में कहाँ ध्यान जाएगा, गया होगा किसी दोस्त के साथ। अंकल, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? अहमद, सुंदर आया क्या? सुंदर नहीं आया। अरे बाबा रे। आप समझी, मेरा सुंदर कहाँ गया? छोड़ूंगी नहीं उस साले को मैं। साहब, मुझे पक्का यकीन है मेरे बेटे सुंदर के गायब होने के पीछे मेरे ससुर का ही हाथ है सर। मैं कहती हूँ, मुझे पता है मेरे ससुर के। मुस्कान, बिना किसी सबूत और गवाह के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, फिर भी हम उससे बात करेंगे। सर कुछ भी कीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुस्कान, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं और पुलिस पूरी कोशिश भी करेगी, लेकिन तुझे भी अपने आप पे काबू रखना होगा। तूने अपने ससुराल में जो कुछ किया है ना, वो बात हमें पता चली है, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सर, मुस्कान कोई गलती नहीं करेगी दोबारा। चल बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ लाइए सर। तुम जाओ, हम पता करते हैं।
मेरा बेटा। इसके ससुराल में जाके पता करो, अगर बच्चा है तो मास्क मिलवा दो, और अगर नहीं है तो उसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अपने खबरी को भी काम पे लगा। ठीक है सर। साहब वो झूठ बोल रही है, मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। पर बेटा तो तुम्हारा भी था ना वो। अब जिस दिन से वो घर छोड़ के गई है उस दिन से वो दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं साहब। तुमने मुस्कान को घर से बाहर क्यों निकाला? साहब मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के चली गई है। खुद घर छोड़ के गई है? क्यों? वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, घर की हर चीज में उसको प्रॉब्लम थी साहब। अब इतनी रात में बुड्ढे के लिए दूध गर्म करो, बस दिन भर इनकी सेवा करती रहो। अरे अब क्या हुआ? देखो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे बाप की सेवा कर करके। मैं अपने बच्चे का देखो तुम्हारे बाप की सेवा करती रहूं दिन भर। देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, अब इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रहना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। अब आप ही बताओ साहब, बीवी के लिए बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? बीवी तो जैसे तैसे काट लेगी, लेकिन इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? जब मैंने बाबा को छोड़ने से मना कर दिया तो उसने बच्चे को लिया और घर से चली गई। वो घर से चली गई और तुमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें बच्चे की फिक्र नहीं थी? साहब फिक्र थी और फिक्र है। मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी साहब। मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बहू मेरी बात सुनो, भगवान के लिए घर छोड़ के मत जाओ। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। मैं खुद अपना काम कर लूंगा, पूरे घर का काम मैं कर दूंगा। भगवान के लिए मेरे पोते को मुझसे अलग मत करो। भगवान के लिए बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। हटो यहाँ से। मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ। अरे मेरे पोते को लेकर मत जाओ मुझसे। बहू ऐसा मत करो। बहू मेरी बात। ऐसी क्या खास वजह थी कि मुस्कान अपने पति तक को छोड़ने को तैयार हो गई और अकेले रहने लगी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हम क्या जाने सब, हो सकता है वो कहीं अपने पोते को पाने के चक्कर में ही तो आपने ये ड्रामा नहीं रचा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा अपना पोता है, मेरा अपना खून है, उसे चोरों की तरह ले जाने की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब जब मुस्कान से आपने अपने पोते को छीनने की कोशिश की आप नाकामयाब रहे। ये सही है सर, पर सुंदर के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। उसे छुपाकर मैं कितने दिन अपने पास रख सकूंगा सर? एक नए दिन तो आप पकड़ ही लेंगे। इतनी समझदारी रखते हैं आप, रखिएगा, और गलती से भी कोई गलती मत कीजिए। जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो बाप बेटे ने मुस्कान का कैरेक्टर बताया वही सच है या तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सर औरत हो या मर्द, घर के अंदर या बाहर हर किसी का कैरेक्टर चेंज हो ही जाता है सर। मुस्कान कुछ महीना पहले यही पे रहती थी, अक्सर पति पत्नी झगड़ा होता था। साहब एक नंबर का बेवड़ा था रामवत, वो रोज शराब पीकर अपनी बीबी को पीटता था। साहब हमने तो रामवत को ये तक कहते सुना कि सुंदर उसकी औलाद है ही नहीं, शायद इसीलिए बीवी बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया होगा। रामवत से मुस्कान की शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी साहब। मुझे लगा था मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। रामवत सरकारी नौकर है, पुलिस में कांस्टेबल है, पर एक भी दिन वो उस घर में खुश नहीं रही साहब। शादी के कुछ दिन बाद ही घूस लेने के जुर्म में रामवत सस्पेंड हो गया और मेरी बच्ची ने उसका घर छोड़ दिया। मैं तो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर उसने फैसला किया और एक चाइनीज का ठेला खोला और अपना गुजर बसर करने लगी। इसका मतलब है कि इन दोनों बाप बेटे ने जो मिलकर हमें कहानी सुनाई उसमें अभी भी कई सारे पेच हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने हमें झूठी कहानी क्यों बताई? क्या छिपाना चाहते? कहीं बच्चे को एक बात बताओ, क्या सुंदर अकेले ही स्कूल से घर वापस आता था हर रोज? नहीं साहब, मैं उसे स्कूल से छोड़ने ले जाने में खुद ही जाती थी। एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती थी मैं उसे। हमेशा ही मेरे साथ ही रहता था, ठेले पर बैठकर पढ़ाई करता था, और जब शाम में मैं घर जाती थी उसे अपने साथ ही ले जाती थी। उसे पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने मेरा ठेला तोड़ दिया साहब। बस इसी वजह से मैं उस दिन स्कूल समय पे पहुंच नहीं पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू के आदमी ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया? पता नहीं साहब, बस सुंदर से मुझे मिलवा दीजिए साहब। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा वो। मनहूस औरत थी साहब वो मुस्कान। शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने पति की नौकरी खा गई। मेरा बेटा हवलदार
एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत एंटी करप्शन विंग वालों ने उसे फंसा दिया और उसकी नौकरी चली गई सर। आपके बेटे की नौकरी भ्रष्टाचार की वजह से गई थी, ना कि तुम्हारे बहू की वजह से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस औरत से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका मुंह देखना नहीं चाहता मैं। और तुम्हारे पोते सुंदर से, उससे तो लेना देना है तुम्हारा? नहीं है साहब, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए सर ये मनोहर तो अपने पोते पे मरा जा रहा था, जान छिड़कता था उसके लिए, लेकिन ये अचानक से उसको क्या हो गया? इसकी साफ दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि बच्चा अब भी उसी के पास हो और वो जानबूझ कर नाटक कर रहा है। दूसरी वजह ये कि अभी भी कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने तक नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर को इस बात का शक हो गया हो कि सुंदर उसके बेटे की औलाद नहीं बल्कि मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, ये उसकी औलाद हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि इनमें से ही किसी ने सुंदर को किडनैप करवाया हो। एक काम करो सर, मुस्कान के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसका कैरेक्टर, रामवत से अलग होने की असली वजह, अलग होने के बाद वो किसी के साथ थी चक्कर में या नहीं, सब कुछ। सर मैंने मुस्कान के बारे में सब कुछ पता किया है सर। उसकी सारी जिंदगी अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन सर एक बात है, एक किन्नर है जो इसका खास है, वो अक्सर उससे मिला भी करती थी। किन्नर से मिलने की वजह तो इंफॉर्मेशन निकालना भी हो सकता है ना, या कुछ और भी। इसे कौन है ये किन्नर? सर जहां मुस्कान का चाइनीज ठेला लगता है उसी के आगे वाले सिग्नल पे ये पैसा मांगता है। सर साहब नहीं है ना, कोई बात नहीं साहब। साहब जी साहब, तो अक्सर उसी इलाके में काम करती है ना जहाँ मुस्कान अपना चाइनीज वाला ठेला लगाती है। जानता है उसको? जानती है ना साहब, वो सूप तो बेचती है ठेले पे। हाँ साहब, उसे तो मैं अंदर की खबर भी देती है, बहुत अच्छी औरत है साहब। तो उसके बच्चे को भी जानता होगा? जी साहब। अटक अटक के क्यों बोल रहा है, पूरी बात बोल। वो साहब मुस्कान अपने बच्चे पे नजर रखने के लिए मुझे पैसे देती थी और वो मुझे बच्चे पालने का तरीका भी पूछती थी मुझसे। बच्चे पालने का तरीका पूछती? हाँ साहब। सर अभी अभी पता चला है कि रामवत का किसी बार गर्ल के साथ अफेयर चल रहा है और इस बार गर्ल का नाम है भावना। सर इस भावना के चक्कर में ही रामवत ने मुस्कान को छोड़ दिया और इस भावना को घर ले आया। और सर इतना ही नहीं, इस भावना ने रामवत के सामने एक शर्त भी रखी थी कि जब तक रामवत मुस्कान को तलाक नहीं दे देता तब तक ये उससे शादी नहीं करेगी। ये असल कहानी। यस सर। उस दिन बाप और बेटा हमें कुछ और ही सुना रहे थे। लगता है मनोहर भी अपने बेटे के साथ मिला हुआ है। नहीं सर, सुनने में तो यह है कि मनोहर भी इस बार गर्ल को घर में लाने के खिलाफ है। हाँ साहब, मैं इस भावना साहब, ये सच है कि मैंने शर्त रखी थी कि मुस्कान को तलाक देने के बाद ही मैं उससे शादी बनाएगी। हाँ। क्यों? सब मैं ठहरी बियर बार की एक डांसर। सब अपना भी सपना होता है कि अपना एक घर हो, एक पति हो साहब। तो साहब मेरे को मालूम था मुस्कान को तलाक दिए बिना वो मुझसे शादी नहीं बनाएगा साहब। और साहब अगर कल को वो वापस आ गई तो, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तो साहब फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ना। साला धंधा भी गया और आदमी भी। और इसीलिए तुमने सुंदर को उठवा लिया ताकि अपने बच्चे के प्यार में रामवत अपनी बीवी के पास वापस न लौट के आए। नहीं साहब मैं कहे कि उसके बच्चे को उठवाएगी। सब ना तो मुस्कान से और ना उसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना था। हाँ ये सही बात है कि मुझे मेरा होने वाला ससुर एकदम नहीं पसंद था और ना तो मेरी उससे बनती थी साहब। सब उसको दिक्कत थी हमारे रिश्ते से। उसके बच्चे पर तो उसका जोर चलता नहीं था और सब दिन भर मुझे सुनाता रहता था, बुढ़ा साला। मुझे नहीं चाहिए। पुलिस वालों के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होगा। मुझे खुद ही जाना होगा अपने बच्चे को ढूंढने। मुस्कान पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो क्या कर सकती है। और तुझे कुछ हो गया तो? आई मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी मुखबिरी की वजह से पुलिस के कितने केसेस सॉल्व हुए हैं। क्या मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सकती? चले अहमद। मुस्कान सुन तो। सुंदर को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस को अब तक नहीं मिला था। जहां एक तरफ मुस्कान अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वहां रामवत को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुंदर के दादा मनोहर अपना सब कुछ सुंदर के नाम करना चाहते थे,
उन्हें अपनी बहू की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने पोते के लिए प्यार हमेशा उमड़ता था। पुलिस को भावना पर भी शक था, क्योंकि जहां मनोहर हर हालत में सुंदर को अपने घर लाना चाहते थे, वहीं भावना उसे आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मनोहर के अचानक सुंदर के प्रति रवैया बदलने की वजह क्या थी? वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए सर। कहीं मुस्कान ने खुद ही तो सुंदर को गायब नहीं करवाया था? सुंदर की तलाश जोरों पर थी और शक के दायरे में सभी थे। सर, अभी खबर मिली है कि सुंदर के जैसा ही दिखने वाला बच्चा भाईंदर में देखा गया है। क्या? यस सर। गाड़ी निकालो, चलो। ठीक है सर। यही है सर। उधर देखो सर, यहां तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, बस्ती में चेक करो। सर, ये तो किसी छोटी लड़की के कपड़े हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी अपने पास? सर, इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि यहाँ पर सुंदर को किडनैप करके रखा गया है। और सर ये देखिए, ये स्कूल यूनिफॉर्म, और सुंदर को भी स्कूल से निकलने के बाद ही गायब किया गया है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट थी। लेकिन सर, ये छोटी लड़की के कपड़े, अंदर मिले लड़की के कपड़े और शांति का बयान कि मुस्कान उससे पूछती थी कि बच्चे को कैसे पालते हैं। अगर दोनों के स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये हो सकता है कि सुंदर एक किन्नर हो, शांति को यह बात पता हो और इसीलिए मुस्कान उसे पैसे देती हो ताकि वो मुंह बंद रखे। शांति को पुलिस स्टेशन बुला। तो इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? साहब, मैं किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, और मुस्कान दीदी की लाइफ तो शुरू से ही मुसीबतों में घिरी हुई रही है। रामवत जानता था कि उसका बच्चा किन्नर है? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा था कि सुंदर को कहीं पर ले जाकर फेंक के आओ, पर मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो हम में से एक ही है ना। अगर भगवान ने उसे ऐसा बनाया है तो उस बेचारी का क्या कसूर? ठीक है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब है रामवत ने अपने बच्चे की किडनैपिंग करवाई। ऐसे बच्चों को किन्नरों को बेचना तो आसान है, ऊपर से उसे अपनी इज्जत की पड़ी हो कि अगर समाज को यह बात पता चल जाए कि उसका बेटा किन्नर है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रामवत घूसखोर, दारूबाज, लड़कीबाज और अब किडनैपर। सुंदर किन्नर है, ये बात अब पुलिस को भी पता लग चुकी थी, और इस जानकारी ने पुलिस को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं सुंदर को इन लोगों के पास छोड़ने वाली मुस्कान खुद ही तो नहीं थी। एक किन्नर बच्चे को जन्म देना हमारे समाज में आज भी अभिशाप जैसा है। हम किन्नरों को हीन भावना से देखते हैं जो सिर्फ नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। उनके पास एक आम आदमी की तरह सारे अधिकार हैं, लेकिन हमारे समाज का ढांचा ऐसा है कि किन्नर बच्चे का भविष्य किन्नर टोली के अलावा और कुछ नहीं होता। और शायद इसीलिए मुस्कान सुंदर की असलियत को छिपा कर रखना चाहती थी। पुलिस पहले से ही एक केस में उलझी हुई थी और अचानक उनके सामने एक और केस आकर खड़ा हो गया। मैं बैंक गया था अपनी पेंशन लाने के लिए, यहाँ आया तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी है साहब। सब कुछ उस डायन की वजह से हुआ है। मनोज के घर में कदम पड़े, पता नहीं घर में किसकी नजर लग गई साहब। पहले नौकरी गई, बाद में खुद दुनिया छोड़ के चला गया साहब। कह रहा था कि कल तलाक की अर्जी करने जाऊंगा और उसके बाद सारा झंझट खत्म। देखो क्या मालूम था कि उससे पहले ये सब हो जाएगा साहब, ये सब हो जाएगा साहब। सर, मैंने इस पूरे घर की छानबीन की है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। कोई हथियार भी नहीं मिला, बस कुछ बिखरी हुई चीजें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक रामवत का कत्ल चाकू लगने की वजह से हुआ था, दोपहर 2 से 3 के बीच में। उस वक्त तुम कहां थी? क्या मतलब? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? मैं खूनी नहीं हूं। हम ऐसा इसलिए सोच सकते हैं
क्योंकि तुम्हारे पति के मरने का जरा सा भी गम तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। उसके मरने के बाद तुम उसके घर भी नहीं गई थी, बल्कि इधर उधर अपने खबरियों से मिल रही थी। हाँ, मैं उनसे मिल रही थी अपने बच्चे का पता लगाने। मेरे बच्चे से बढ़कर कोई नहीं है सर, और रामवत की मौत तो अभी हुई है। मेरे लिए तो वो कब का मर चुका था। मैं तो विधवा कब की हो चुकी थी सर, जिस दिन मैंने उसके घर छोड़ा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं उस दिन घर पे रही होंगी या फिर बच्चे की तलाश में बाहर गई होंगी। तुमने अपने पति का घर क्यों छोड़ा था? मेरा पति एक बार डांसर के पीछे पागल था सर। वो मेरे बच्चे से मेरे से ढंग से पेश भी नहीं आता था सर। बात बात पे मारना, पीटना, तंग करना। हम परेशान हो गए थे सर उससे। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति को यह बात पता चल गई थी कि तुम्हारा बेटा किन्नर है, इसलिए उसने तुमसे कहा कि अगर तुम नहीं चाहती कि यह बात किसी को पता चले तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा किन्नर है? जब वो 2 साल का था। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तब मैं सख्ती में आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने मेरे बच्चे को भी छोड़ने का फैसला किया। मुझे पता था सर कि मेरा परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए ये सच्चाई मैं सबसे छुपा रही थी। पर वो जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ रही थी। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक हो रहा था। पड़ोस की बच्चे के कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, वो कपड़े उठाकर घर ले गया। जब मैं घर पहुंची तो वो कपड़े वो पहन रहा था। उस दिन से मैंने उसे हर वक्त उसे अपने साथ रखती थी और उसे समझाती थी कि ये सब कुछ गलत है। यहाँ तक कि सर मैं उसे दूसरों के सामने कभी कपड़े भी नहीं उतारने दिए। पब्लिक टॉयलेट बाथरूम में उसे यूज करने के लिए मना कर दिया था। मैंने ये सच्चाई छुपाने की बहुत कोशिश की सर, पर एक दिन और रामवत ने भी कहा था सर कि अगर इस घर में रहेगी तो वो इस सच्चाई के बारे में सबको बता देगा। मतलब रामवत ही ऐसा इकलौता इंसान था जिसे ये राज पता था, और उससे तुम्हें अपने बेटी की जान को खतरा था। इस बच्चे को तुम लोगों ने देखा है कहीं? हाँ साहब, इस बच्चे को मैं शबाना दीदी के साथ देखी थी। शबाना? ये शबाना कौन है? कहाँ मिलेगी? साहब वो तो ऊपर चली गई। 2 दिन पहले ही उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये बच्चा? बच्चा कहाँ है? कहीं देखा आप लोगों ने उसे? नहीं साहब, उसके बाद वो बच्चा हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सर, दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच जब रामवत का मर्डर हुआ उस वक्त भावना बार में ही थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर। अगर भावना ने रामवत का कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया? कत्ल 2 से 3 के बीच में हुआ था और घर में किसी के फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है। इसका मतलब कत्ल वही कर सकता है जो घर में आसानी से आ जा सके। मनोहर, भावना और मुस्कान। जिस तरह से मनोहर और भावना दोनों बाहर थे, बची मुस्कान। सर, मुस्कान या मनोहर? मनोहर भी तो आ सकता है ना सर। हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक हो जिसने रामवत का मर्डर किया हो सकता है। पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच गई थी कि खूनी कोई घर का ही था, मगर कौन? क्या मनोहर ने ही अपने बेटे का कत्ल किया था, या भावना, या फिर मुस्कान? एक तरफ पुलिस की तहकीकात जोरों पर थी और दूसरी तरफ मुस्कान ने खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आपने इस बच्चे को कहीं देखा? अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है। काफी दिनों से शबाना दीदी के साथ में रहता था। शबाना दीदी इसको बेचने वाली भी थी, पर अचानक उसकी मौत हो गई। तब से इस बच्चे को नहीं देखा। तुम लोग किसी शबाना नाम के किन्नर को जानती हो क्या? हाँ साहब, शबाना दीदी को जानते तो हैं, पर उनकी मौत हो चुकी है। उनके साथ एक जीनत नाम की किन्नर रहती थी। उनके मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। अच्छा, इस जीनत का कोई मोबाइल नंबर है? नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है, पर मिल जाएगा साहब। अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे ना? कौन बाप नहीं करता सर? और फिर वो तो मेरा इकलौता बेटा था, लेकिन वो शराबी था। अब थोड़े बहुत ऐप तो हर किसी में होते हैं ना सर। इसका मतलब तुमने उसके सारे ऐप एक्सेप्ट कर लिए थे? हाँ सर।
आखिर खून तो मेरा ही था। और तुम्हारे बेटे का बेटा, वो भी तो तुम्हारा अपना ही खून था ना? हुआ, और उसमें वो डायन भी शामिल थी। लेकिन आपको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तुम्हारा पोता, जिसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, वो एक किन्नर था। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मेरा पोता? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं मनोहर। हमें पता है कि तुम्हें यह बात पता चल गई थी कि तुम्हारा पोता एक किन्नर है, और इसी की वजह से तुमने अपने बेटे की जान दी। नहीं साहब, ये सही नहीं है। कत्ल के दिन तुम बैंक में गए थे, हमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कत्ल से 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले, उसके बाद सीधे घर गए। थोड़ी देर बाद तुम घर से फिर निकले, और आधे घंटे के बाद आकर तुमने पुलिस को फोन किया यह बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। ये देखो तुम्हारे मोबाइल के लोकेशंस, जो ये बताते हैं कि तुम घर के आसपास थे कत्ल के दिन। ये बताओ, उसे क्यों मारा और कैसे मारा? नहीं, तुमने क्यों मारा और कैसे मारा? हाँ, मैंने मारा उसे। आखिरी बार उसे कहां छोड़ा था? राजेंद्र चौक के पास। इंस्पेक्टर साहब, सुंदर का ना किसी शबाना नाम के किन्नर ने किडनैप किया था। पता है हमें। हाँ, पर वो अब मर चुकी है। कहते हैं कि किसी ट्रेन एक्सीडेंट पे उसकी मौत हुई थी। एक उम्मीद और है, उसके साथ रहने वाली अगर जीनत का हमें पता चल जाए तो हम सुंदर तक पहुंच सकते हैं सर। हमें पता है, और जीनत का नंबर भी मिल चुका है, ट्रेस पे भी डाल दिया है। बहुत जल्दी उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगा। क्यों? मुझे मेरी आई चाहिए। ये बच्ची तू समझती क्यों नहीं है? अब से मैं ही तेरी आई, तेरी माँ हूँ। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो नहीं दिया, कम से कम माँ का दिल तो दिया। पकड़ो उसे। ये अच्छी आंटी है। सुंदर, अरे बेटा कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? माँ की तुझे याद नहीं आई? तुम तक कैसे पहुंचा ये बच्चा? अब सुंदर को एक औरत शबाना दीदी से अगवा करने को बोल रही थी साहब। वो बोल रही थी कि वो इस बच्चे की माँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब प्लान जग्गू की माँ और उसकी औरत ने किया हो? क्योंकि वो दोनों भी मुस्कान से बदला लेना चाहते थे सर। जीनत को लेकर जग्गू के घर पे चलो। यही है वो? नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। तो फिर कौन हो सकती है? साहब, मैं जानती हूँ वो औरत कौन है। हाँ, मैंने ही शबाना से कहा था कि सुंदर को किडनैप करके ले जाए। मैं अपनी बेटी मुस्कान को और दुखी नहीं देख सकती थी। आज नहीं तो कल ये बात तो सामने आनी ही थी ना कि सुंदर एक किन्नर है। फिर क्या, ये दुनिया, ये समाज धीरे धीरे कटने लगती उससे। फिर कौन इसका हाथ थामता? उस दिन जब मंदिर में मुस्कान के लिए प्रार्थना करके घर लौट रही थी तो मैंने सुंदर को अकेले में देखा। मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अच्छा मौका दिया है। बस मैं शबाना के पास गई और उसको बोला, ये कौन? क्या लगता है तेरा? बेटा है मेरा, तुम लोगों जैसा। किन्नर है? हाँ। लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। मैं तेरे को जानती भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहती। शबाना सुंदर को देह व्यापार के दलदल में घसीटना चाहती थी साहब। और उस दिन शबाना बहुत गुस्से में थी साहब। उसकी आंखों में खून सवार था। और फिर मैंने उस दुष्ट शबाना की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है।
मनोहर को रामवत की हत्या के लिए, शारदा को अपने ही नाती को अगवा करवाने के लिए और शबाना को जीनत के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना अलग अलग रंग भर के की है। अगर उसने हर तरफ एक ही रंग भर दिया होता तो सोचिए जिंदगी कितनी बेजार, कितनी बेरंग हो जाती। हमें उसके रंगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर उसने पुरुष बनाया है, स्त्री बनाई है, तो उसने किन्नर भी बनाए हैं। तो फिर हमें क्या हक है कि हम इन्हें तिरस्कार की नजर से देखें? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि इनके पास भी दिल है, दिमाग है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो हम अपने ही रचनाकार की तौहीन करेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।